रचना शरीर का एक चैप्टर है जो फर्स्ट ईयर के हर स्टूडेंट की, आप कह सकते हैं, नींद उड़ा देता है। गर्भ शरीर। हाँ, ये तो है। एक तरफ आचार्य चरक कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ आचार्य सुश्रुत कुछ और ये नंबर्स, महीने, विकास के चरण, सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है कि परीक्षा में सब गड़बड़ हो ही जाता है। बिल्कुल सही का। और मुझे लगता है कि ये अध्याय सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये दो महान आचार्यों के दुनिया को देखने के अलग अलग नजरिए को दिखाता है। अच्छा। तो आज हमारा लक्ष्य सिर्फ ये रटना नहीं है कि किसने क्या कहा, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हम इस पूरे अध्याय की गहराई में उतरेंगे ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आयुर्वेद के अनुसार ये गर्भ आखिर है क्या? इसकी परिभाषा क्या है? यहीं से तो पहला कंफ्यूजन शुरू होता है। हाँ, और यहीं से हमें दोनों आचार्यों की सोच का पहला अंतर दिखता है। आचार्य चरक बहुत सीधी और कह सकते हैं क्लिनिकल परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार गर्भ 3 चीजों का संयोग है। सिर्फ 3? हाँ, सिर्फ 3। शुक्र मतलब स्पर्म, शोणित यानी ओवम, और जीव यानी आत्मा। अच्छा। जब ये तीनों गर्भाशय में मतलब कुक्षी में एक साथ मिलते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। एकदम सरल। शुक्र, शोणित और जीव, ये तो समझ आता है, ये लॉजिकल है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इसे और जटिल बना दिया है ना? हाँ। उनके अनुसार तो 5 घटक हैं। यहीं पर आकर नंबर्स परेशान करना शुरू कर देते हैं। परेशान करते हैं, लेकिन उनकी वजह समझना जरूरी है। देखिए, आचार्य सुश्रुत गर्भ को सिर्फ एक बायोलॉजिकल घटना नहीं मान रहे थे। अच्छा। उनके लिए ये पूरे ब्रह्मांड के निर्माण का एक छोटा रूप था, एक माइक्रोकॉज्म। इसलिए उन्होंने चरक के 3 घटकों शुक्र, शोणित और आत्मा के साथ 2 और चीजें जोड़ी। और वो 2 क्या हैं? प्रकृति जो 8 प्रकार की होती है और विकार जो 16 प्रकार के होते हैं। एक मिनट। प्रकृति और विकार मतलब वो अव्यक्त, महान, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, ये सब? हाँ, वही सब। पर इनका गर्भ बनने से क्या लेना देना? ये तो फिलॉसफी लगती है। यही तो खूबसूरती है। सुश्रुत एक सर्जन होते हुए भी प्रकृति को कितनी समग्रता में देख रहे थे। संक्षेप में वो ये कह रहे थे कि जिस तरह ब्रह्मांड का निर्माण कॉस्मिक इंटेलिजेंस यानी प्रकृति और उसके तत्वों यानी विकार से होता है, ठीक उसी सिद्धांत पर एक नए जीवन का निर्माण भी होता है। ओहो। ये सिर्फ स्पर्म और ओवम का मिलना नहीं है, ये सृष्टि की पूरी प्रक्रिया का एक लघु रूप है। अच्छा, अब जाकर इसका मतलब समझ आया। मतलब चरक एक फिजिशियन की तरह क्लिनिकल परिभाषा दे रहे हैं। बिल्कुल। और सुश्रुत एक फिलोसफर सर्जन की तरह कॉस्मिक कनेक्शन बता रहे हैं। कमाल है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक और अद्भुत सिद्धांत है बीज और बीज भाग का। हाँ, ये भी है। बीज यानी गैमेट मतलब शुक्र और शोणित, और बीज भाग उसे आप आज की भाषा में क्रोमोसोम या जीन समझ सकते हैं। ठीक है। आचार्यों ने हजारों साल पहले कह दिया था कि जिस अंग को बनाने वाले बीज भाग में दोष होगा, गर्भ में उसी अंग में विकृति आएगी। मतलब ये तो सीधे सीधे जेनेटिक डिसऑर्डर की बात हो गई। बिल्कुल। कि अगर आंख बनाने वाले जीन में प्रॉब्लम है तो आंख में विकृति होगी। ये तो आज की साइंस है। बिल्कुल। चलिए अब इन घटकों में से सबसे जरूरी शुक्र और आर्तव पर आते हैं। हाँ। इनके शुद्ध होने के लक्षण तो परीक्षा का सबसे पसंदीदा सवाल है। हाँ, और गुण इतने सारे हैं कि याद ही नहीं रहते। पहले शुक्र की बात करते हैं। उसके 8 गुण हैं। सही? हाँ, 8 गुण बताए गए हैं। बहल मतलब गाढ़ा, मधुर यानी मीठा, स्निग्ध यानी चिकना, अविश्रम मतलब बिना दुर्गंध के, गुरु भारी, पिच्छिल चिपचिपा, शुक्लवर्ण सफेद और फल देने वाला यानी फर्टाइल। देखिए, अब ये लिस्ट याद करना ही तो मुश्किल है। बहल, मधुर, स्निग्ध, कोई आसान तरीका है इसका? बिल्कुल है। एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है जिसे छात्र हमेशा इस्तेमाल करते हैं। बताइए। ट्रिक है BAMS आगे पीछे फल। BAMS आगे पीछे फल, ये कैसे? देखिए, B से बहल, A को छोड़ दें, M से मधुर, S से स्निग्ध। अच्छा, BMS हो गया। हाँ, अब आगे से अविश्रम और ग गुरु, अरे वाह। पीछे से पिच्छिल और अंत में शुक्ल वर्ण और फल। हो गए 8 गुण याद। BMS आगे पीछे फल, ये तो शानदार है। इससे तो श्लोक की लाइनें भी याद आ जाएंगी। और अशुद्ध शुक्र के लिए भी कुछ है? हाँ, अशुद्ध शुक्र के लिए है आफत रवि पर अभी आई। आफत रवि पर अभी आई। ये उसके 8 दुर्गुणों को याद करने में मदद करता है, जैसे फेनिल मतलब झागदार, हाँ। तनु पतला, रूक्ष सूखा और विवर्ण
यानी बदले हुए रंग का। बहुत बढ़िया। अब आते हैं शुद्ध आर्तों पर। यहाँ तो आचार्यों में फिर से मतभेद है, खासकर उसके रंग को लेकर। यहीं पर अगर आचार्य का नाम चूका तो नंबर गए। सही। आचार्य चरक इसकी तुलना 3 गहरी लाल चीजों से करते हैं। 3 लाल चीजें, तीनों प्रकृति की चीजें हैं। गुंजा, कमल, इंद्रगुप्त ये चरक के अनुसार हैं, और सुश्रुत उनका नजरिया तो हमेशा अलग होता है। आचार्य सुश्रुत ने 3 अलग और ज्यादा प्रैक्टिकल उदाहरण दिए हैं। प्रैक्टिकल कैसे? पहला, खरगोश के खून जैसा लाल, मतलब शशक रक्त। दूसरा, लाक्षा रस यानी लाख के रंग जैसा। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण गुण जो आज भी डायग्नोसिस में काम आता है, यद वासो न विरंजेत। इसका क्या मतलब हुआ? यानी ऐसा जो कपड़े पर लगने के बाद धोने पे दाग न छोड़े। ओहो, ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना? एक तरफ प्रकृति के सुंदर उपमान है और दूसरी तरफ एक बहुत ही प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक गुण। चलिए अब उस सफर पर चलते हैं जहां ये शुद्ध शुक्र और आर्तव मिलकर एक जीवन बनाते हैं। मासानुमासिक गर्भवृद्धि, यहां से असली कहानी शुरू होती है। हाँ, ये 9 महीनों का सफर ही इस अध्याय का दिल है। तो पहले महीने में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि कलल बनता है। कलल? हाँ, कलल। ये एक जेली जैसा झागदार रूप है जिसे हम आज की भाषा में मोरुला स्टेट से समझ सकते हैं। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार कलल। और चरक क्या कहते हैं? चरक इसे खेटभूत कहते हैं। खेटभूत यानी सभी धातुओं का एक मिलाजुला कफ जैसा रूप, जिसमें अंग अभी बने नहीं हैं, अव्यक्त हैं। हाँ। अब दूसरे महीने में दोनों आचार्य एक मत हैं। अच्छा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं, वो कहते हैं कि गर्भ घन हो जाता है, यानी एक सॉलिड मास। और इसी महीने में लिंग का अनुमान भी लगाया जाता है ना? बिल्कुल, ये आयुर्वेद की सूक्ष्म दृष्टि है। अगर वो घन पिंड जैसा मतलब गोल है तो पुरुष, पेशी जैसा लंबा है तो स्त्री, और अर्बुद जैसा अनियमित है तो नपुंसक होगा। ये तो हैरान करने वाली बात है। सिर्फ आकार से? ये आकार में छिपी ऊर्जा को पहचानने जैसा है। कमाल है। अब आता है तीसरा महीना, और यहाँ पर तो दोनों आचार्यों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हाँ, और यही वो बिंदु है जहां हमें उनके दर्शन का अंतर समझना होगा। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि तीसरे महीने में पंचपिंडिका बनती हैं। पंचपिंडिका मतलब 5 उभार? सही, यानी 2 हाथ, 2 पैर और सिर के लिए 5 उभार, मतलब बड्स बन जाते हैं। बाकी अंग सूक्ष्म रूप में होते हैं। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हम आज की एम्ब्रियोलॉजी में भी देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन चरक का मत तो इससे एकदम उल्टा है। बिल्कुल। आचार्य चरक कहते हैं कि तीसरे महीने में कोई एक अंग पहले नहीं बनता, तो फिर? बल्कि सभी इंद्रियां और सभी अंग प्रत्यंग एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, भले वो बहुत सूक्ष्म हो। पर ये कैसे संभव है एक साथ? आज की साइंस तो कहती है कि विकास चरणों में होता है। हम चरक के इस विचार को कैसे समझें? क्या ये गलत है? ये गलत या सही का सवाल नहीं है, ये दृष्टिकोण का सवाल है। अच्छा। सुश्रुत एक सर्जन थे। वो विकास को एक संरचनात्मक, आंखों से दिखने वाली प्रक्रिया के रूप में देख रहे थे। जो चीजें पहले बनती हैं वो पहले दिखती हैं। हाँ। जबकि चरक एक फिजिशियन थे। वो इसे एक समग्र कार्यात्मक प्रक्रिया के रूप में देख रहे थे, जहां जीवन का ब्लूप्रिंट एक साथ सक्रिय होता है। ब्लूप्रिंट? हाँ, उनके लिए जीवन की चेतना एक साथ सभी अंगों में आती है, भले ही वो भौतिक रूप से अलग अलग समय पर बड़े हों। वाह, इसे बायोलॉजी का अंतर नहीं, ये फिलॉसफी का अंतर है। बिल्कुल। एक स्ट्रक्चर देख रहा है, दूसरा फंक्शन या ब्लूप्रिंट। हाँ, अब समझ आए। इसके बाद चौथा महीना। चौथे महीने में सुश्रुत कहते हैं कि अंग और स्पष्ट हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, गर्भ में हृदय का भाव व्यक्त हो जाता है, जिससे चेतना जागने लगती है। इसी अवस्था को द्विहृदय कहते हैं और गर्भिणी को दोहृदिनी। दोहरी दिनी? हाँ। ये तो वाइवा का सबसे जरूरी सवाल है। हाँ, मतलब माँ की इच्छाएं अब सिर्फ उसकी नहीं रही, नहीं। वो गर्भ की इच्छाएं भी हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब गर्भ का अपना दिल और अपनी चेतना है। एकदम सही। इसीलिए इस महीने में गर्भिणी की इच्छाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी बताया गया है। और चरक क्या कहते हैं चौथे महीने के बारे में? आचार्य चरक कहते हैं कि चौथे महीने में गर्भ स्थिर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और इस वजह से गर्भिणी को शरीर में भारीपन महसूस होता है। तो फिर से वही बात हो गई, एक चेतना की बात कर रहा है, दूसरा भौतिक स्थिरता की। बिल्कुल। और ये पैटर्न आगे भी चलता है। 5वें महीने में सुश्रुत मन के विकास की बात करते हैं। हाँ, उनके अनुसार मन अधिक प्रबुद्ध होता है, जबकि चरक कहते हैं कि इस महीने में गर्भ में मांस और रक्त की वृद्धि,
बाकी महीनों से ज्यादा होती है। अच्छा। और क्योंकि गर्भ ये सब माँ से ही ले रहा है, इसलिए गर्भिणी दुबली या कृश हो जाती है। एक मिनट, तो चरक के अनुसार 5वें में मांस रक्त बढ़ता है, हाँ, छठे में बल वर्ण, मतलब गर्भ माँ से सिर्फ फिजिकल चीजें ही नहीं बल्कि उसकी ताकत और उसकी चमक भी ले रहा है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। यही समग्र दृष्टि है। छठे महीने में सुश्रुत बुद्धि के विकास की बात करते हैं और चरक गर्भ में बल और वर्ण की वृद्धि की। पैटर्न वही है। सुश्रुत चेतना के विकास का नक्शा बना रहे हैं, मतलब मन, फिर बुद्धि, और चरक माँ और बच्चे के बीच के भौतिक आदान प्रदान का। 7वें महीने में तो शायद दोनों एकमत हो जाते हैं। हाँ, यहाँ आकर दोनों की बातें मिल जाती हैं। सुश्रुत कहते हैं अंग प्रत्यंग की पूर्ण वृद्धि हो जाती है और चरक कहते हैं गर्भ सभी भावों से पुष्ट हो जाता है। मतलब एक ही है, शब्द अलग है। तो 7वें महीने तक गर्भ का विकास लगभग पूरा हो जाता है। सही। और फिर आता है 8वां महीना, जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है। क्यों? इस पर भी दोनों आचार्य एकमत है। 8वें महीने में अस्थिर ओज की अवस्था होती है। अस्थिर ओज? हाँ, ओज यानी जीवन शक्ति, द वाइटल एसेंस। ये माँ और गर्भ के बीच एक नहर की तरह बहता है, कभी माँ की तरफ, कभी गर्भ की तरफ। ये स्थिर नहीं होता। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि 8वें महीने की डिलीवरी सबसे ज्यादा जोखिम भरी होती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर प्रसव के समय ओज माँ की तरफ हुआ तो शिशु का जीवन संकट में पड़ सकता है, उसे वो वाइटल फोर्स नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए इसे अस्थिर ओज का महीना कहा गया है। अब आते हैं प्रसव के समय पर। अच्छा, यहाँ भी नंबर्स का खेल है। हाँ, सुश्रुत का समय तो काफी लंबा है। वो कहते हैं 9वें, 10वें, 11वें या 12वें महीने में प्रसव स्वाभाविक है। सही। जबकि आचार्य चरक कहते हैं कि 9वां और 10वां महीना ही प्रसव का सही समय है। बस 9 और 10? हाँ, इसके बाद अगर गर्भ गर्भाशय में रहता है तो उसे विकृत माना जाता है। यहाँ भी हम उनके दृष्टिकोण का अंतर देख सकते हैं। शायद सुश्रुत प्राकृतिक विविधताओं की एक बड़ी रेंज को स्वीकार कर रहे थे। तो एक बार जल्दी से इन महीनों के मुख्य अंतरों को दोहरा लेते हैं ताकि याद रहे। बिल्कुल। तीसरे महीने में सुश्रुत की पंचपिंडिका वर्सेस चरक के सभी अंग एक साथ। सही। चौथे में सुश्रुत की दोहरी दिनी वर्सेस चरक की स्थिरता। 5वें में सुश्रुत का मन वर्सेस चरक का मांस रक्त। बिल्कुल। छठे में सुश्रुत की बुद्धि वर्सेस चरक का बल वर्ण। और प्रसवकाल सुश्रुत 9 से 12 महीने वर्सेस चरक 9 से 10 महीने। हाँ, ये याद रहा तो आधा चैप्टर तो वैसे ही तैयार हो गया। बहुत बढ़िया। अब एक आखिरी सवाल, ये सारा विकास होता कैसे है? कौन सी शक्तियां काम करती हैं? हाँ यहाँ पंचमहाभूत का सिद्धांत आता है। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। वायु विभाजन करता है यानी सेल डिवीजन। सही। तेज महाभूत पाचन करता है यानी मेटाबॉलिज्म। ठीक। जल महाभूत क्लेदन करता है यानी नमी और लिक्विडिटी बनाए रखता है। पृथ्वी महाभूत संघनन करता है यानी सॉलिडिटी और स्ट्रक्चर देता है, जैसे दूसरे महीने में गर्भ का घन होना। और आकाश गर्भ का निर्माण करते हैं। और गर्भ का पोषण कहाँ से मिलता है? मतलब वो खाता पीता कैसे? उसका पोषण गर्भ नाभि नाड़ी मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड और अपरा यानी प्लेसेंटा से होता है। माँ जो भी आहार लेती है उसका रस बनकर नाभि नाड़ी के जरिए गर्भ तक पहुँचता है और इसकी वृद्धि करता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो एक BAMS स्टूडेंट के लिए मुख्य टेकअवेज क्या होंगे? निश्चित रूप से। पहला, गर्भ की परिभाषा में अंतर याद रखें। चरक के 3 घटक शुक्र, शोणित, जीव और सुश्रुत के 5 घटक आत्मा, प्रकृति, विकार मिलाकर, और इसके पीछे की फिलॉसफी को समझें। ठीक है। दूसरा, शुद्ध शुक्र और आर्तव के गुणों को ट्रिक से याद करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, महीने दर महीने विकास में चरक और सुश्रुत के बीच के वैचारिक अंतरों को समझें, सिर्फ रटे नहीं। सही। और अंत में ये जाने कि पंच महाभूत और बीज भाग जैसे सिद्धांत कैसे इस पूरी प्रक्रिया को आधार देते हैं। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ हो गया कि गर्भ शारीर सिर्फ एक फिजिकल डेवलपमेंट की लिस्ट नहीं है, यह जीवन के निर्माण की एक बहुत ही गहरी और समग्र दृष्टि है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि जीवन की उत्पत्ति भौतिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर एक साथ होने वाली एक अद्भुत प्रक्रिया है। ये सिर्फ एक शरीर का बनना नहीं, एक चेतना का अवतरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आज इस अध्याय के सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाती हूँ। जरूर। हमने देखा कि कैसे 5वें महीने में गर्भ में मांस और रक्त की वृद्धि होने से
माँ दुबली हो जाती है। ये हमें सिखाता है कि सृजन यानी क्रिएशन हमेशा एक त्याग यानी सैक्रिफाइस की मांग करता है। इस विचार को सिर्फ गर्भ तक ही सीमित न रखकर यदि जीवन के हर नए सृजन, चाहे वो कोई कला हो, कोई रिश्ता हो या कोई नया विचार हो, में देखें तो उसका स्वरूप कैसा दिखेगा। हर नई चीज को बनाने में हम अपना क्या अंश त्याग करते हैं, सोचिएगा जरूर।